हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं जो आपका साइंस का सब्जेक्ट हो जाता है, इसके लघु त्रिप्रश्नों की सीरीज को कंप्लीट करेंगे जो कि पार्ट फर्स्ट है। इससे पहले की वीडियोस में आप लोगों ने बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को देखा, उसके बाद अति लघु टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को देखा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। और जो पिछले वीडियोस हैं वो उनको आपको देखने के लिए देखिए, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनके पास तो नोटिफिकेशन पहुंच ही जाती है, लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है या अब करेंगे तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, पिग आयरन से क्या अभिप्राय है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो पिग आयरन कच्चा लोहा होता है। ये इसमें जो बहुविकल्पी टाइप और अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चन भी आ जाता है कि पिग आयरन क्या होता है या किसको कहते हैं, तो कच्चे लोहे को कहते हैं। इसमें 93% लोहा तथा 4.5% कार्बन तथा शेष सल्फर, फास्फोरस तथा सिलिकॉन की अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिसके कारण इसका गलनांक कम होता है या भंगुर होता है। या कैसा होता है? तो ये भंगुर होता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है देख लेते हैं। इसका उपयोग स्टोरेज, टंकी, पाइप, नहाने के टब, कूड़ादान आदि बनाने में किया जाता है। इस तरह से ये आपका हो जाता है कि पिग आयरन किसे कहते हैं, तो पिग आयरन कच्चे लोहे को कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाएं। तो खाद्य श्रृंखला यह यानी खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला जिसमें सभी जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। इसमें एक जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है। पारितंत्र में एक जीव जब दूसरे जीव को अपना भोजन बनाता है तब भोजन ऊर्जा के रूप में दूसरे जीव में स्थानांतरित हो जाता है। इसी प्रकार ऊर्जा दूसरे जीव से तीसरे जीव में चली जाती है। यहाँ पे इस तरह से समझ लेते हैं खाद्य श्रृंखला को, जैसे ये आपकी एक श्रृंखला हो गई, ठीक है ना। तो सबसे पहले पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं बिना किसी की मदद से, ठीक है ना। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके घास, पेड़ पौधे, आप ये सभी चीज़ें, साग सब्जी, ये हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाते हैं। अब इनको कौन खाता है? तो इनको जो खाते हैं, जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, भैंस हो गई, गाय हो गई, ये सब इनको खाते हैं, यानी ये शाकाहारी कहलाते हैं। और ये आपके जो साग सब्जी हो जाती हैं, घास फूस हो जाते हैं, पेड़ पौधे हो जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक कहलाते हैं। क्वेश्चन आता है कि उत्पादक किन्हें कहते हैं? तो जो पेड़ पौधे हैं, सब्जियां, इन्हें क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। अब इन उत्पादकों को कौन खाता है? तो इनको छोटे जानवर जो शाकाहारी होते हैं, जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं, वो इनको खाते हैं, यानी शाकाहारी साग सब्जी खाते हैं। तो जैसे यहाँ पे खरगोश को रख लें, है ना, तो खरगोश हो गया, बकरी हो गई, गाय हो गई, इस तरह से आपका हो जाता है। उसके बाद ये क्या है? ये प्राथमिक उपभोक्ता है। क्या है? तो ये प्राथमिक उपभोक्ता है और पेड़ पौधे आपके उत्पादक हो जाते हैं। उसके बाद जो सेकेंड आपका उपभोक्ता हो जाता है वो कौन होता है? तो जो इनको खाते हैं, यानी जो छोटे जीव होते हैं, इनको बड़े जानवर जो खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो हो जाते हैं आपके द्वितीय उपभोक्ता, है ना। तो इस तरह से, और फिर द्वितीय उपभोक्ता को कौन खाता है? तो द्वितीय उपभोक्ता को तृतीय उपभोक्ता खाता है, यानी जो मांसाहारी होता है, बड़े जानवर, जैसे शेर हैं तो शेर खाते हैं। तो ये तो है नहीं कि शेर किसी एक ही को खाता है, उसको तो भोजन चाहिए, है ना। अभी ये चीज़ तो खैर लेंदी हो जाएगी। ये आपका खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में जब अंतर आएगा तब ये चीज़ डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना। तो खाद्य श्रृंखला को यहाँ पे समझ लेते हैं। तो शेर क्या हो जाता है? तो मांसाहारी हो जाता है, इन छोटे जानवरों को खाता है। उसके बाद जो यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है, जैसे शेर ने कोई चीज खाई और अपशिष्ट पदार्थ बच गया, है ना, तो उसको कौन खाता है? तो अपघटक। और फिर लास्ट में सब चीजें मिलकर क्या हो जाती है? अपघटित हो जाती हैं, फिर से वो वहीं पे मिल जाती हैं। तो इस तरह से ये आपका एक खास श्रृंखला तैयार हो जाता है। इसमें
कोई एक चीज़ कम है, यानी मान लीजिए पेड़ पौधे कम है तब भी आपकी खाद्य श्रृंखला नहीं बन पाएगी, या यहाँ पे जो शाकाहारी हैं ये कम है तब भी खाद्य श्रृंखला नहीं बन पाएगी। कहने का मतलब ये है सभी खाद्य श्रृंखला में इम्पॉर्टेंट है। देख लेते हैं आगे थोड़ा सा। घास उत्पादक के रूप में खाद्य श्रृंखला में घास को भोजन के रूप में टिड्डा खा लेता है। देखिए घास को कौन खाता है, तो टिड्डा खाता है। इस तरह भोजन टिड्डा के शरीर में ऊर्जा के रूप में पहुंच जाता है। इसी प्रकार टिड्डा को मेढक खा जाता है और भोजन मेढक के शरीर में पहुंच जाता है। मेढक को सर्प खा जाता है तो सर्प के शरीर में पहुंच जाता है, और अंत में सर्प को बाज खा जाता है तो भोजन बाज के शरीर में पहुंच जाता है। बाज को कोई नहीं खाता, अतः बाज सर्वोच्च उपभोक्ता माना जाता है। बाज क्या माना जाता है, तो सर्वोच्च उपभोक्ता माना जाता है। खाद्य श्रृंखला में भोजन ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है, बहुदिशात्मक नहीं होता। इसमें क्या होता है, एक दिशा में होता है। खाद्य श्रृंखला में एक ही दिशा में होता है, ऐसे घूम के, ठीक है ना, कि पेड़ पौधे फिर यानी उत्पादक, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, ये सब हो जाते हैं सर्वोच्च उपभोक्ता, मानी एक ही किसमें होते हैं, दिशा में होते हैं। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझें। उसके बाद विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाएं। तो इसको तो आपको बनाना है, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र आप लोगों को बनाना है। इस तरह से बनाना है। देखिए ये आपका विद्युत बल्ब है। आप चाहे तो इसको प्रकार की सहायता से, पहले आप इस तरह से, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से इसको बनाया गया है। मैंने बनाया है, पहले मैंने प्रकार की सहायता से इसको एक गोला बना लिया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे भी एक गोला बना लिया है, और उसके बाद यहाँ से इसको जोड़ा गया है। मैं फिर से बताती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे इसको एक गोला बना दिया गया है, फिर उसके बाद ये एक छोटा सा गोला बना दिया गया, फिर इसको ये इस तरह से जोड़ दिया गया है। यहाँ पे एक सीधी लाइन बनाई गई, फिर उसके बाद यहाँ पे ये तिरछी इस तरह से, और ये 2 इंच की लगभग यहाँ पे बना के, और ये फिलामेंट के तन ये जो है ये, और यहाँ पे पिन जो होल्डर में फंसता है ना वो, और उसके बाद ये क्या हो जाता है, फिलामेंट का ये हो जाता है, और ये आपका कांच का बल्ब हो जाता है। इस तरह से आप लोग बहुत अच्छे से इसको नामांकित चित्र बना सकते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2016 में भी आया हुआ है और 2019 में भी आया हुआ है। इस तरह से आप लोग इसको बनाने की प्रैक्टिस करें और अच्छे से इसको बनाएं, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र। देखिए यहाँ पे पिन लगी हुई, पीतल की ये टोपी हो जाती है, सुचालक तार ये है, फिलामेंट है, कांच की छड़ है, और कांच का बल्ब, ये आपका कांच का बल्ब हो जाता है। इस तरह से आप चीज़ों को समझें। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, एक प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि चुंबक के सिरे पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो सबसे पहले कागज पर लोहे का बुरादा फैला दें। उसके पश्चात एक छड़ चुंबक को लोहे के बुरादे पर ले जाकर चारों ओर घुमाएं। हम देखते हैं कि चुंबक के दोनों सिरों पर लोहे का बुरादा सबसे अधिक मात्रा में चिपकता है। आप ऐसे करके देख लें। अभी आप चुंबक लें और उसके बाद ऐसे 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 करके करें तो जो लोहे का बुरादा होगा वो सब चिपक जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि चुंबक के सिरे पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ये क्वेश्चन आपका 2016 में आया हुआ है, इसलिए आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देख लेते हैं डार्विनवाद के 5 आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो डार्विनवाद के आधारभूत सिद्धांत हो जाते हैं, ये सिद्धांत निम्नलिखित तथ्यों को आधार मानकर प्रतिपादित किया गया है। प्राकृतिक वर्ण या चयन इसका सिद्धांत हो जाता है। जीवित रहने के लिए जीवों में जो संघर्ष होता है उसमें जो जीव प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल होते हैं वे ही जीवित रहते हैं तथा अन्य नष्ट हो जाते हैं। इसे योग्यतम की उत्तरजीविता कहा जाता है। अतः प्रकृति स्वयं ही श्रेष्ठ व अनुकूल जीवों का वर्ण करती है, जिसको प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। अब इन्होंने क्या बताया कि जो जीव जीवन से संघर्ष करता है, यानी जिस चीज़ की उसे नीड होती है उसके लिए वो संघर्ष करता है, मेहनत करता है, काम करता है, तभी वो जीवित रह पाता है। मान लीजिए अभी आपको भोजन की नीड है, ठीक है ना, लेकिन आप उसको जुटा नहीं पा रहे हैं। तो जब जुटा नहीं पा रहे हैं और जुटाएंगे कैसे, तो संघर्ष करके, लेकिन संघर्ष आप नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा,
भूख से जान चली जाएगी। लेकिन क्या होगा जब हमें भूख लगी है और हम भोजन को जुटा पा रहे हैं, हम संघर्ष कर पा रहे हैं, मेहनत कर पा रहे हैं, तो हमें भोजन मिल जाएगा और हमारी भूख मिट जाएगी और हम क्या करेंगे, हम जीवित रह पाएंगे। इन्होंने यही चीज इसमें बताई, किसमें, प्राकृतिक वर्ण का चयन जो है इसमें इन्होंने बताया है कि जो मनुष्य संघर्ष कर लेता है या जीव जंतु जो संघर्ष कर लेते हैं वो ही जीवित रह पाते हैं। अब विभिन्नताएं ये देख लेते हैं। प्रत्येक जाति के जीवों में विभिन्नताएं मिलती हैं। इन्हीं विभिन्नताओं के कारण कुछ जीव वातावरण के अनुकूल होते हैं। जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं वे संतानों में वंशानुगत हो जाती हैं, जिससे संतान भी उस वातावरण के लिए अनुकूल हो जाती हैं। यहाँ यह भी माना गया है कि विभिन्नताएं लाभदायक तथा हानिकारक हो सकती हैं। लाभदायक अथवा उपयोगी विभिन्नताएं ही जीव को योग्य बनाने में सक्षम होती हैं तथा उस जीव को जीवित रहने में सहायता करती हैं। यानी देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि जो विभिन्नताएं होती हैं वो भी होती हैं ना, कि प्रत्येक जाति के जीवों में विभिन्नताएं मिलती हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक ही तरह के सारे जीव हैं, है ना। और इन्हीं विभिन्नताओं के कारण कुछ जीव वातावरण के अनुकूल भी होते हैं। अब क्या होते हैं कि देखिए जहाँ का जैसा मौसम होता है, जहाँ का जैसा वातावरण होता है, उसके अनुकूल मनुष्य हो या जीव जंतु हो अपने आप को ढाल ही लेता है। जैसे जो बहुत ज़्यादा बर्फीली एरियाज में रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वो अपने अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ के जीव जंतु मनुष्य अपने आप को वहाँ पे ढाल लेते हैं। और जहाँ पे मौसम ऐसा रहता है, कभी सर्दी कभी गर्मी, लेकिन यहाँ के लोग अगर बहुत ज़्यादा जहाँ सर्दी पड़ती वहाँ पे जाएं तो बीमार हो जाते हैं, यानी वो वहाँ के अनुकूल नहीं ढले हुए हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है। अब योग्यतम की उत्तरजीविता, तो वही जीव जीवित रहता है जो जीवन संघर्ष में वातावरण के अनुकूल होता है और आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके स्वयं को और अधिक अनुकूल बना लेता है। यानी इन्होंने यहाँ पे ये चीज बताई है योग्यतम की उत्तरजीविता में कि जो मनुष्य होता है या जीव जंतु होते हैं तो वो जीवित रहने के लिए संघर्ष तो करते हैं और वातावरण के अनुकूल भी बन जाते हैं जब जैसी आवश्यकता पड़ती है। जैसे कहते हैं नहीं कि बहुत ज़्यादा आप संघर्ष करेंगे, है ना, तो बहुत ज़्यादा आपको जीवित रहने के लिए तो आपको संघर्ष तो भाई करना ही रहेगा। अभी आप 4th सेमेस्टर में है या 2nd सेमेस्टर में, जिसमें भी है, बहरहाल हम लोग तो 4th सेमेस्टर का पढ़ रहे हैं तो 4th सेमेस्टर की बात कर लेते हैं। तो आपको क्या है, आपको पास होना है, अच्छे नंबरों से पास होना, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए मेहनत करेंगे, है ना। तो जब आप अपने आप को उसके अनुकूल करेंगे, आप उसमें क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे, नहीं मुझे पढ़ना है और मुझे आगे बढ़ना है, तभी आप कर पाएंगे। तो जैसी परिस्थिति होती है आप उसके अनुकूल ढलेंगे। इससे पहले अभी एग्जाम आने वाले नहीं थे तो आप इतने सीरियस नहीं थे, है ना, कि अभी एग्जाम आएंगे, थोड़ा सा टाइम आ जाए तब मैं सीरियस हूँ। लेकिन अब क्या है, एग्जाम एकदम सर पे आ गए हैं, तो अब आप क्या करेंगे, अब उसी के अनुकूल आप ढल जाएंगे कि नहीं अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अब हमें क्या करना है, अब हमें पढ़ाई करनी है और बहुत जोर शोर से पढ़ाई करनी है, एक भी क्लास मिस नहीं करने हैं और हमें अच्छे से तैयारी करनी है। यानी यहाँ पे क्या हुआ, आवश्यकता अनुसार आपने परिवर्तन कर दिया, है ना, तो अपने आप को अनुकूल बना लिया। अनुकूल से वह सशक्त हो जाता है, संघर्ष में निर्बल जीव नष्ट हो जाते हैं, अर्थात योग्यतम ही उत्तर जीवित रहता है। इस प्रकार प्रत्येक जाति के जीवों की संख्या लगभग स्थिर बनी रहती है। यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि कुछ लोग होते हैं जो अपने आप में जो संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं जो संघर्ष नहीं कर पाते हैं और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए देखिए पृथ्वी पर क्या है, इस लगभग स्थिति जो जीवों की जाति है वो क्या है, स्थिर बनी रहती है ना। वरना क्या हो, कितने ढेर सारे मछली कितने ढेर सारे अंडे देती है, मुर्गी के अंडे कितने होते हैं, अगर सारे बच्चे हो जाएं तो पृथ्वी पर मछली ही मछली रहे या मुर्गी ही मुर्गी रहे या मनुष्य ही मनुष्य रहे, लेकिन सब कहाँ रह पाते हैं, सब उसके अनुकूल ढल ही नहीं पाते हैं, है ना। तभी तो स्थिरता बनी हुई है, ये हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं जीवन संघर्ष।
अब जीवन संघर्ष। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए स्थान, प्रकाश तथा भोजन चाहिए, परंतु सीमित स्थान तथा भोजन के कारण यह संभव नहीं हो पाता था। पैदा होते ही प्रत्येक जीव को जीवित रहने की आवश्यक सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसे जीवन संघर्ष कहते हैं। यानी क्या कह रहे हैं कि जीवन संघर्ष तो हम करते ही, हर चीज के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जो भी हमारी जरूरतें होती हैं उसके लिए हमें क्या करना है, हमें संघर्ष करना रहता है, तभी हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाते हैं। इस जीवन संघर्ष के कारण इनकी संख्या रेखागणितीय अनुपात में नहीं बढ़ती तथा लगभग स्थिर रहती है। ये जीवन संघर्ष अंतः जातीय सजातीय अर्थात एक ही जाति के जीवों के मध्य तो सबसे अधिक होता है, अंतर जातीय अर्थात विभिन्न जातियों के मध्य भी कम नहीं होता है। यही नहीं, अनेक बार तो यह वातावरण संघर्ष के रूप में भी सामने आता है। अब पांचवा हो जाता है जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। प्रत्येक जीव प्रजनन द्वारा अपनी संतान उत्पन्न करता है। जीवों में संतान उत्पन्न करने की बहुत अधिक क्षमता होती है। निम्न श्रेणी के जंतुओं में तो प्रजनन क्षमता इतनी अधिक होती है कि अगर सभी संतानें जीवित रहे तो पृथ्वी पर उनके अतिरिक्त और कोई जंतु दिखाई भी ना देगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। उन्होंने हाथी का उदाहरण देकर बताया कि अत्यधिक कम प्रजनन क्षमता होते हुए भी एक जोड़ा हाथियों में 750 वर्षों में इस प्रकार रेखागणितीय अनुपात में लगभग 2 करोड़ हाथी अस्तित्व में आ जाएंगे। यानी यहाँ पे आपके देखिए 5 आपसे पूछे गए डार्विनवाद के 5 आधारभूत सिद्धांत तो ये आपके हो जाते हैं। प्राकृतिक वर्ण का चयन हो जाता है, विभिन्नताएं हो जाती है, योग्यतम की उत्तरजीविता हो जाती है, जीवन संघर्ष हो जाता है और जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, ये यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। ये हेडिंग्स आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इसके अंदर का आप अपने लफ्जों में भी लिख सकते हैं, जैसे मैं जो बुक में है वो तो आप लिख ही सकते हैं, वो तो आप लिखेंगे ही, प्लस मैं आप लोगों को बताती चलती हूँ तो उस तरह से भी आप लोग अपने लफ्जों में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। सोडियम एवं मैग्नीशियम की जल से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। इस अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। सोडियम धातु का एक छोटा टुकड़ा छन्ना कागज से सुखा ले। कांच के एक बर्तन को पानी से आधा भरें तथा सोडियम के टुकड़े को पानी में डाल दें। हम देखते हैं कि धातु का टुकड़ा जल की सतह पर तीव्र गति से इधर उधर घूमता हुआ दिखाई देता है। सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। 2Na+2H2O, 2Na यानी सोडियम हो जाता है, 2H2O जल हो जाता है, एरो सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2NaOH और प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस। ये सोडियम को क्लोरीन में क्यों रखा जाता है? मैग्नीशियम भाप या गर्म पानी के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। Mg मैग्नीशियम प्लस H2 जल हो जाता है, एरो Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस ये हो जाती है। पारितंत्र क्या है? पारितंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया हुआ है। या देखिए अथवा इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैविक घटक क्या होता है, इसके घटकों का संक्षिप्त वर्णन करें। जैविक तथा अजैविक घटकों के अतिरिक्त संबंध को पारितंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक तथा अजैविक। जैविक मतलब होता है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है जिंदा। अजैविक मतलब नहीं, मतलब नहीं, तो अजैविक। तो इसमें क्या हो जाता है कि जैविक तथा अजैविक घटकों के आंतरिक संबंध को पारितंत्र कहते हैं। जब सब मिलते हैं तभी क्या बनता है? तभी पारितंत्र बन पाता है ना। पारितंत्र के 2 प्रमुख घटक होते हैं, जैविक घटक। अब इसको समझ लेते हैं। जैविक घटक वे होते हैं जिनका संबंध सजीव से होता है। देखिए वही चीज की जीव मतलब जिंदा, यानी जो सजीव होते हैं। और जैविक घटकों को 3 भागों में बांटा गया है। अब जो जैविक घटक हैं यानी जो जिंदा हैं उनको कितने भागों में बांटा गया? तो उनको 3 भागों में बांटा गया है। उत्पादक आपके हो जाते, उपभोक्ता हो जाते, अपघटक या अपघटनकर्ता हो जाते। उत्पादक यानी पेड़ पौधे हो जाते हैं, साग सब्जी हो जाती है। उपभोक्ता जो इनको खाते हैं यानी कि जो जानवर होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, ये सब होते हैं उपभोक्ता। तो उपभोक्ता 3 होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड होते हैं ना।
क्योंकि देखिए पेड़ पौधों को छोटे जानवर खाते हैं, यानी जो शाकाहारी होते हैं, फिर शाकाहारी को मांसाहारी छोटे जानवर खाते हैं, फिर मांसाहारी को जो बड़े जानवर मांसाहारी होते हैं उनको खाते हैं, और फिर मनुष्य सर्वाहारी है, वो सभी को खा जाता है। यानी कि पेड़ पौधे हो या साग सब्जी हो या मांस मच्छी हो, कुछ भी हो, मनुष्य खा जाता है। तो इस तरह से हो जाते हैं। अपघटनकर्ता कौन होते हैं? तो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको फिनिश कर देते हैं, पर्यावरण को संतुलित रखते हैं और उनकी सफाई भी करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? अपघटनकर्ता कहलाते हैं। तो इस तरह से जो जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता आ जाते हैं। अब अजैविक में समझ लेते हैं। सबसे पहले इनको डिटेल में समझ लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम अजैविक घटक को समझते हैं। हालांकि थोड़ा सा डिटेल में तो समझ ही लिया है, लेकिन फिर भी आप किताबी भाषा में भी इसको समझ लें। तो उत्पादक किन्हें कहते हैं? उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। हरे जो पेड़ पौधे हो जाते हैं, शैवाल हो जाते हैं, ये क्या करते हैं? ये सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इनको किसी की मदद की जरूरत नहीं होती है, किसी का सहारा नहीं लेते हैं। उत्पादक अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप निर्मित करते हैं। ठीक है ना? इसका सूत्र हम आपको लिखवा देंगे। ये सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके देखिए आया था, आपका फर्स्ट सेमेस्टर में भी आया था, सेकेंड सेमेस्टर में भी आया था। ये सूत्र आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं चित्र इस तरह से आप लोगों को बनवा दूंगी जो आप लोग कभी भूले ही ना। ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के लिए चित्र भी लेकर आऊंगी, किस तरह से सूर्य जो है, सूर्य के प्रकाश में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है ना? फिर उपभोक्ता हो जाता है। उपभोक्ता वे होते हैं जो अपना भोजन उत्पादक से प्राप्त करते हैं। उपभोक्ता प्रत्येक स्थिति में अपने भोजन हेतु उत्पादक पर निर्भर करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि उपभोक्ता परजीवी होते हैं। उपभोक्ता को निम्न श्रेणी में व्यक्त किया गया है: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता। अब प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो जो पेड़ पौधों को खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाते हैं, यानी कि शाकाहारी। द्वितीय उपभोक्ता कौन होते हैं? यानी कि मांसाहारी होते हैं, जो इन छोटे जानवरों को खा लेते हैं। तृतीय उपभोक्ता कौन होते हैं? तो जो इन छोटे जानवरों को और इनको सबको खा लेते हैं इनको। और सर्वोच्च उपभोक्ता कौन होते हैं? जो सभी को खा जाते हैं, वो सर्वोच्च उपभोक्ता हो जाते हैं। इस तरह से प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और सर्वोच्च उपभोक्ता हो जाते हैं। अब देख लेते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता अपना भोजन उत्पादक से प्राप्त करते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं? ये शाकाहारी होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं, ये मांसाहारी होते हैं, क्योंकि वो जो पेड़ पौधों को खाते हैं छोटे जीव जंतु, उनको फिर द्वितीय उपभोक्ता खा लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब जीव जंतुओं को खाएंगे तो वो क्या होंगे? वो मांसाहारी ही होंगे। जैसे मेंढक हो गया, भेड़िया हो गई, बिल्ली हो गई, है ना? बिल्ली किसको खाती है? चूहे को खा लेती, खरगोश को खा लेती, इनको सबको खा लेती है, तो ये क्या है? मांसाहारी हो गई। मेंढक भी क्या है? कीट पतंगे जो पेड़ पौधों को खा रहे हैं उनको मेंढक खा जाता है, और तो वो क्या है? वो मांसाहारी हो ही जाते हैं। तृतीय उपभोक्ता कौन है? तृतीय उपभोक्ता अपना भोजन द्वितीय उपभोक्ता से अर्जित करते हैं। हालांकि इन्हीं को खाते हैं, जैसे भेड़िया, बिल्ली, मेंढक, इन्हीं को खाते हैं, लेकिन ये इनसे बड़े होते हैं। तो ये क्या होते हैं? इस श्रेणी में सर्वाहारी जीव भी आ जाते हैं। तृतीय उपभोक्ता में सर्प, शेर, बाघ ये सब आ जाते हैं। तो तृतीय उपभोक्ता अपना भोजन द्वितीय उपभोक्ता से अर्जित करते हैं, इस श्रेणी में सर्वाहारी जीव भी आ जाते हैं। यहाँ पे आपका हो जाता है। अब सर्वोच्च उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो सभी को अपना भोजन बना लेते हैं। ये खाद्य श्रृंखला के सर्वोच्च जीव माने जाते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, बाज हो गया। मनुष्य क्या है? ये सर्वाहारी है, सभी को खा जाता है। अभी बताया जैसे कि साग सब्जी, पेड़ पौधे, फल फ्रूट्स, मांस मच्छी, सभी कुछ खा जाता है मनुष्य। कहता नहीं कि चींटी से लगा के हाथी तक सभी को मनुष्य खा जाता है। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं ये चीज बार बार बोल देती हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है मैं बार बार बोलती हूँ, मैं देखिए मैं सबके लिए नहीं कह रही, लेकिन मनुष्य तो आप लोग जानते हो कि मनुष्य सभी चीजें खा लेता है। कहीं कहीं पे तो चींटियां खाई जाती है, कहीं कहीं पे तो सांप का बना हुआ भोजन खाया जाता है। और मैंने एक क्वेश्चन भी आप लोगों से किया था, लेकिन किसी ने रिप्लाई इसका नहीं दिया, कि एक जगह ऐसी है जहाँ पे सांप का बना हुआ भोजन खाया जाता है और उसको बड़े चाव से लोग खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं कि आज मुझे ये चीज खानी है। उसका नाम क्या है और कहाँ पे खाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अब घटक, इन्हें प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में विखंडित कर देते हैं। यानी जो अपघटक होते हैं वो क्या होते हैं? जो प्राकृतिक सफाई कर्मी भी होते हैं। और इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो जटिल भोज्य पदार्थों को किसमें परिवर्तित कर देते हैं? तो भोज्य पदार्थों में विघटित कर देते हैं। यानी कि जो पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको खा लेते, तोड़ देते हैं, तोड़ के और उनको जो है उनका सफाया कर देते हैं। जैसे कवक हो जाते हैं, जीवाणु हो जाते हैं, ये सारे हो जाते हैं। उसके बाद अजैविक घटक में देखिए,
अजैविक घटकों के अंतर्गत निर्जीव आते हैं। अब अजैव मतलब जो जिंदा नहीं है, अजैव मतलब जो निर्जीव है। इस तरह से आप समझ लें सजीव और निर्जीव में। तो जो जैविक है यानी जिंदा है, और अजैविक है यानी जिंदा नहीं है, यानी जीवित नहीं है। तो अजैविक घटकों के अंतर्गत निर्जीव आते हैं। ये भी पारितंत्र हेतु अति आवश्यक है। आवश्यक तो ये सभी हैं, लेकिन कुछ हैं और कुछ जिंदा है, कुछ नहीं है, यानी किसी में जान है किसी में नहीं है। तो पारितंत्र सब सुचारू रूप से नहीं चल सकता जब तक जैविक एवं अजैविक घटक दोनों बराबर हिस्सेदारी ना निभाएं। अब ताप, दाब, सूर्य का प्रकाश, खनिज लवण सभी गैस है। अगर अब गैसें ना हो तो क्या होगा? तो क्या कोई जिंदा रह पाएगा? या सूर्य का प्रकाश ना हो तो क्या कोई जिंदा रह पाएगा? या ताप दाब ना हो तो कैसे जीवन संभव होगा? लेकिन क्या है, ये अजैविक घटक में आते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ताप दाब, सूर्य का प्रकाश, खनिज लवण, ये सभी किस में आ जाते हैं? अजैविक में आ जाते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, जो पेड़ पौधे हैं आपके वो जैविक में आते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे क्या हैं? वो जिंदा है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है। धारावाही परिनालिका से क्या अभिप्राय है? सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसको देख लेते हैं। यदि किसी कुचालक पदार्थ को बेलनाकार नलिका के ऊपर तांबे के विद्युत रोधित तारों को नलिका की लंबाई पर लपेटा जाए तो इस प्रबंध को परिनालिका कहते हैं। इसके तार के सिरों को शुष्क शेल, बाकुंजी का तथा धारा नियंत्रण राशि से जोड़ दिया जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए जोड़ दिया जाता है। यदि इसे एक प्रकार लटकाया जाता है तो वो क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो विद्युत परिनालिका सेल से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है, क्योंकि धारा प्रवाहित करने पर परिनालिका एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है, जिसका एक तार उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा आपका दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। यदि परिनालिका में विद्युत धारा की दिशा बदल दे तो उनके सिरों की ध्रुवता भी परिवर्तित हो जाती है। इस तरह से आप ये इसका चित्र बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही इजीली आप बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत टफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। टफ क्या है? बिल्कुल भी नहीं है। आप इस तरह से इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये हो जाता है। फिर आप इस तरह से इसको ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं। ये एरो आप बना सकते हैं इसमें, और फिर उसके बाद इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। इस तरह से आप बना सकते हैं यहाँ पे ये इस तरह से, ठीक है ना। फिर उसके ऊपर से ये इस तरह से ये आप लाइन इसको जोड़ देंगे और ये ऐसे। फिर आप नामांकित चित्र इसमें नामकरण कर देंगे। ये परिनालिका हो जाता है, ये आधार, ये डोरा, ये सब हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, एनीमिया तथा ल्यूकीमिया रोग किस कारण होता है? इसके बचाव व उपचार क्या है? तो एनीमिया, सबसे पहले एनीमिया समझ लेते हैं। रक्ताल्पता का सामान्य अर्थ खून की कमी है। क्या है? खून की कमी है। ये लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाले कण यानी हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी आने से होती है। हीमोग्लोबिन संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है। इसकी कमी होने से संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी आती है, जिसके कारण व्यक्ति थकान और कमजोरी अनुभव करता है। ये एनीमिया के कारण हो जाता है, यानी रक्ताल्पता यानी खून की कमी से। बचाव व उपचार क्या है? डॉक्टर की सलाह के अनुसार भोजन पर विशेष ध्यान देना, आयरन सप्लीमेंट लेना, प्रतिदिन 6 से 8 ग्लास तरल पदार्थ लेना, हरी पत्तेदार सब्जियां खाना। ये इसका क्या हो जाता है? ये इसका इलाज हो जाता है और ये उपचार हो जाता है। ल्यूकीमिया तो रक्त बनाने वाले ऊतकों का कैंसर संक्रमण से लड़ने की शरीर की क्षमता में रुकावट पैदा करता है। ल्यूकीमिया रक्त या अस्थि मज्जा या कर्कट रोग है। इसकी विशेषता है कोशिकाओं, सामान्य रूप से श्वेत रक्त कोशिकाओं का असामान्य बहुजन होता है। उपचार क्या है? इसका उपचार औषधीय चिकित्सा के द्वारा किया जाता है। कुछ उपचार विकिरण चिकित्सा के द्वारा भी रोगियों की जीवन शैली में सुधार करते हुए किया जाता है। इसका उपचार अस्थि मज्जा के अभाव में कमी लाने या उपचार के बाद उचित देखभाल द्वारा भी किया जाता है। तो इस तरह से आपका हो जाता है। लोहे के अयस्क में पिग आयरन प्राप्त करने की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पिग आयरन किसको कहते हैं? तो कच्चे लोहे को कहते हैं। अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, है ना। पिग आयरन तो कच्चा लोहा होता है जिसमें 93% लोहा और 4.5% कार्बन तथा सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन की अशुद्धियां पाई जाती हैं। तो इस तरह से हो जाता है, समझ लेते हैं। लोहे के अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप तक गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है। अब ऐसे भी आ सकता है कि भर्जन किसे कहते हैं, है ना। तो भर्जन या
तापन के बाद प्रगलन की क्रिया एक विशेष प्रकार की भट्टी में की जाती है, जैसे भर्जित हेमेटाइट अयस्क को कार्बन एवं चूना पत्थर के साथ मिलाकर वालिया भट्टी में प्रगलन करने पर विभिन्न क्रियाओं के बाद कच्चा लोहा यानी पिग आयरन प्राप्त होता है। वालिया भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। और वालिया भट्टी का चित्र भी हम आप लोगों को बता चुके हैं, आप लोग पिछली वीडियोस देख सकते हैं जहां पे नामांकित चित्र आप लोगों को बताया गया है। अगर आप फिर से कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम आप लोगों को फिर से चित्र बनाना बता देंगे। रक्त को कितने वर्ग में विभाजित किया गया है समझाएं। तो रक्त को 4 वर्गों में विभाजित किया गया, आप सभी लोग जानते हैं। ए हो जाता है, बी हो जाता है, ए बी और ओ हो जाता है। जो ओ हो जाता है वो सभी को रक्त दे सकता है, ए बी हो जाता है वो सभी से रक्त ले सकता है यानी वो सर्वग्राही है, और ओ क्या है तो वो सर्वदाता है। तो इस तरह से इसको समझ लेते हैं। जो रुधिर वर्ग ए है वो क्या है, एंटीजन ए है, और प्रतिरक्षी बी हो जाता है यानी एंटीबॉडी। फिर बी आपका हो जाता है तो प्रतिजन बी हो जाता है और प्रतिरक्षी एंटीबॉडी ए हो जाता है। ए बी हो जाता है, ए और बी कोई नहीं है और ओ कोई नहीं है, यानी जो एंटीजन नहीं होते ना, इसी कारण तो ये क्या होता है, सर्वदाता और सर्वग्राही होते हैं। यानी ए बी में एंटीजन नहीं होता है और ओ में भी एंटीजन नहीं होता है। इसी वजह से जो ए बी है वो सभी से ब्लड ले सकता है और ओ जो है वो सभी को ब्लड दे सकता है। ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, ओम के नियम को परिभाषित कीजिए तथा प्रतिरोध व विद्युत में संबंध लिखिए। तो ओम के नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं तो किसी प्रतिरोध के सिरे के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। आप इस तरह से ये आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे बड़ा ही इजीली तरीके से इसको बनाया गया है, आप समझ सकते हैं। ये इस तरह से जिगजैग टाइप के काट दें, यहाँ पे प्लस हो जाता है, माइनस हो जाता है, ये एरो आपका आर हो जाता है विभवांतर, और ये आपका हो जाता है। आप देख लें यहाँ पे इस तरह से आप अच्छे से इसको बना सकते हैं। अब आपका हो जाता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सामान्य विशेषताएं बताएं। संशोधित सारणी में कितने वर्ग आवर्त है, या आपका क्वेश्चन हो जाता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो इसमें हम समझ लेते हैं, और यह आपका हो जाता है तत्वों की आवर्त सारणी के गुण तथा दोष क्या है। कोई भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 क्वेश्चन है इसमें से, लेकिन लिखना आपको यही है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के गुण निम्न प्रकार हैं। कुछ लोग देखिए ऐसे कहते नहीं कि क्वेश्चन वो नहीं आया, हालांकि क्वेश्चन वही होते हैं, सिर्फ समझने का फेर होता है। जैसे ये नहीं है कि आपको मेंडलीफ की आवर्त सारणी आता है तो आप इसको लिखें, ये नहीं है कि सेम टू सेम वही क्वेश्चन चिपकाया जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। उस सिलेबस से यानी कि उस पार्ट से आपका आया है, सिलेबस से बाहर का कभी भी कुछ भी नहीं आता है। सिर्फ आप लोग इसको समझें अच्छे से, ये चीज़ होती है, समझने पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के गुण निम्न प्रकार हैं। तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषता यह है कि इसमें तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन आसान हो जाता है। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में समान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा है, अतः किसी समूह के तत्व का अध्ययन कर लेने से समस्त तत्वों के गुणों के विषय में पता चल जाता है। नए तत्वों की खोज में सहायता। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुछ स्थान खाली छोड़े गए हैं। ये खाली स्थान उन तत्वों से संबंधित थे जिनकी खोज तब तक नहीं हुई थी। इस प्रकार मेंडलीफ की मूर्त आवर्त सारणी से नवीन तत्वों की खोज तथा शोध में मदद मिलती है। तत्वों का सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक। बेरिलियम का परमाणु भार पहले 13.5 माना जाता था। कितना माना जाता था? तो 13.5 माना जाता था। बेरिलियम के गुण मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के दूसरे समूह के तत्व के गुणों की भांति अतः मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में बेरिलियम द्वितीय समूह में स्थित होना चाहिए। इस स्थिति में बेरिलियम का परमाणु भार लिथियम के परमाणु भार 7 एवं बोरान के परमाणु भार 11 के बीच में होना चाहिए। इससे मेंडलीफ ने यह निष्कर्ष निकाला कि बेरिलियम का परमाणु भार 13.5 है, बल्कि 9.4 होता है। कितना होता है? 9.4 होता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज खाने 9 ऊर्ध्वाधर खाने हैं। कितने? तो 7 क्षैतिज खाने हैं और 9 ऊर्ध्वाधर खाने हैं। 7 क्षैतिज खानों को वर्ग तथा 9 ऊर्ध्वाधर खानों को समूह वर्ग कहा जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा।
अब तत्वों की आवर्त सारणी के दोष, अब इसके दोष क्या है, दोषों के बारे में पढ़ लेते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, सिर्फ दोष बताएं, है ना। तो आपको दोष और गुण सभी पता होने चाहिए, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया है। समस्थानिकों के लिए कोई नहीं है। समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया, जैसे Cu तथा Hg, Ag और Ti। मेंडलीव के संशोधित आवर्त सारणी में 18 वर्ग व 7 आवर्त हैं। धातु को संरक्षण से बचाने के लिए किन्हीं दो विधियों का उल्लेख कीजिए। जब धातुओं का संपर्क वायु व नमी से होता है, उसकी सतह पर अवांछनीय पदार्थ जैसे ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड आदि बन जाते हैं। इसे संरक्षण कहते हैं। लोहे पर जंग लगना, उसमें देखिए धातु में शुद्ध होनी चाहिए, धातु की सतह चिकनी होनी चाहिए, धातुओं की सतह पर तेल, ग्रीस, पेंट का लेप करना चाहिए। क्वेश्चन हो जाता है, विद्युत धारा के खतरों से बचाव के लिए कौन कौन से उपाय आवश्यक हैं। ये आपका क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है, आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सावधानियां हैं, बिजली लाइनों के नीचे होलिका दहन ना करें। उसके बाद है, बिजली लाइनों के नीचे खलिहान या सूखा चारा आदि एकत्रित ना करें। यदि आंधी तूफान से कोई बिजली का खंभा लाइन गिर जाए तो तार को छूने से बचे, तुरंत बिजली वाले को फोन करें। मकान बनाते समय बिजली लाइनों से हटकर निर्माण करें। फ्यूज उड़ने पर स्वयं तार ना जोड़ें, खतरा होता है। तो इस तरह से आप लोगों को ये सावधानियां रखनी है, सभी को रखनी रहती हैं। मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 4 अवशेषी अंगों के नाम। मानव में पाए जाने वाले 4 अवशेषी अंग हैं। अक्ल दाढ़ हो जाती है, कृमिरूप परिशेषिका हो जाती है, पुच्छ कशेरुकाएं हो जाती हैं, कड़ पल्लवों की पेशियां हो जाती हैं। अक्ल दाढ़ या तीसरा मोलर दंत है। क्या है अक्ल दाढ़? तो तीसरा मोलर दंत यानी थर्ड मोलर है, जो मनुष्य में अनावश्यक हो जाने के कारण देर से निकलता है। यानी है तो ये निकलता तो है, लेकिन ये अनावश्यक है, इसका कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है। ये अन्य प्राइमेट स्तनधारियों में समान रूप से विकसित होता है। कृमिक परिशेषिका, और इसको मानव में पाए जाने के अवशेषी अंग जो है तो, लेकिन इनका बहुत ज्यादा काम नहीं होता है। कृमिक परिशेषिका लगभग सभी शाकाहारी स्तनधारियों जैसे खरगोश, बंदर, घोड़ा व गाय आदि के सेल्यूलोज के पाचन के लिए वृद्धांत के एक भाग के रूप में उदुंग उपस्थित होता है। इसके सिरे पर एक कठोर तथा नालाकार संरचना मिलती है जो कृमिरूप परिशेषिका कहलाती है। सर्वाहारी स्वभाव के मनुष्य में उदुंग नहीं होता है तथा कृमिरूप परिशेषिका एक निष्क्रिय अवशेषी अंग के रूप में होती है। इनकी उपस्थिति यह प्रमाणित करती है कि मनुष्य के पूर्वज पूर्व शाकाहारी रहे होंगे। पुच्छ कशेरुकाएं, तो मनुष्य में पूंछ नहीं पाई जाती है, परंतु कशेरुका दंड के अंतिम भाग में 4 पुच्छ कशेरुकाएं सम्मिलित रूप में कॉक्सिक्स नामक एक बड़ा अस्थि भाग बनाती है। यह इस बात को प्रमाणित करती है कि हमारे पूर्वज पूंछ युक्त थे। कण पल्लवों की पेशियां, अधिकतर स्तनधारियों में कण पल्लवों की पेशियां कण पल्लवों को घुमाने का कार्य करती हैं। मनुष्य में ये पेशियां अक्रिय तथा अवशेषी होती हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे। ये आपका 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। उत्पादक, उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक जो स्वयं पोषी होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश में बनाते हैं। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, किताबी भाषा में भी समझ लेते हैं, उसके बाद अपने लफ्जों में भी उसको हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। ये स्वयं पोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं सरल अकार्बनिक पदार्थों से बनाते हैं। इस कार्य के लिए सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को इस्तेमाल करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थ बनाते हैं। ये हरे पौधे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक सामान्यतः क्लोरोप्लास्ट पर रहता है। ये सभी खाद्य श्रृंखलाओं का प्रथम पोषण स्तर बनाते हैं। ये हो गया। अब आप इस तरह से समझ लें कि जो पौधे हैं, जो आपके पेड़ पौधे, घास, ये सब हो जाती है, ये क्या करते हैं? सूर्य के, ये मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ क्योंकि ये आप समझ चुके होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितनी बार मैं मोस्ट कहूँ उतनी बार कम है, ठीक है ना। तो सूर्य के प्रकाश में ये पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको उत्पादक कहते हैं। ये इनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इनको क्या कहते हैं? ये हो जाते हैं आपके उत्पादक हो जाते हैं। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, यानी प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है ना। अब कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब होता है उपभोक्ता।
यहाँ पे पूछा गया किन्हीं दो पर आप टिप्पणी लिखें, तीनों पे आप तीनों को समझ लें, क्योंकि हो सकता है दो कौन से पूछे जाए, है ना। तीन समझेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो ये परपोषी होते हैं। परपोषी अर्थात अपने पोषण के लिए तैयार अवस्था में खाद्य पदार्थ किसी जीव से प्राप्त करते हैं। सभी जंतु होते हैं, इनमें किसी प्रकार का ऐसा वर्णक आदि नहीं पाया जाता। खाद्य श्रृंखलाओं में द्वितीय तृतीय आदि पोषक स्तरों के रूप में प्रदर्शित होते हैं, जिनमें प्रथम स्तर के उपभोक्ता सदैव शाकाहारी तथा अन्य सभी स्तरों के मांसाहारी होते हैं। अब यहाँ पे समझ लें, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, जो उपभोक्ता आपके होते हैं, तो पहले वो पेड़ पौधों को, मैं देखिए यहाँ पे ये बना देती हूँ आपको, मूली गाजर है ना, यह होती तो ये उपभोक्ता उत्पादक ही हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाता है ये उत्पादक। इनको कौन खाता है? प्रथम प्रकार के जो शाकाहारी होते हैं वो खा लेते हैं, फिर जो शाकाहारी जंतुओं को जो खाते हैं, फिर ये जो जंतु होते हैं फिर इनके बड़े खाते हैं, फिर बड़े से इनके और भी बड़े जो मांसाहारी जंतु होते हैं उनको खाते हैं। तो प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, यानी जो आपके कंज्यूमर हो जाते हैं वो 3 तरह के हो जाते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। यानी छोटे जो शाकाहारी होते हैं उनको मांसाहारी खाते हैं, जो मांसाहारी होते हैं वो उनसे थोड़े बड़े जो जंतु होते हैं उनको खाते हैं, और फिर सबसे बड़े उनको खाते हैं। तो इस तरह से आपका हो जाता है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब घटक क्या है? तो अनेक ऐसे सूक्ष्म जीव जो मृत पदार्थ तथा कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर उनको सरल कार्बनिक एवं कार्बनिक यौगों अथवा उनके अवयवों में बदल देते हैं। अब घटक यानी डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। इस प्रकार उत्पादकों अर्थात हरे पौधों के उपयोग के लिए उनमें उपस्थित पदार्थों को मूल रूप से पर्यावरण में जल, मृदा तथा वायु में स्वतंत्र कर देते हैं। इसलिए जीव मृतजीवी कहलाते हैं। उदाहरण अनेक जीवाणु तथा कवक ये हो जाते हैं। अब गठन, अब हम इसको अपने लफ्जों में समझ लेते हैं। जैसे क्या होता है, जब बड़े जानवर या कोई भी, जैसे ऐसा होता नहीं कि जो जानवर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं या शेर जिनको खाता है तो वो कुछ अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं। जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं तो उनको कौन खाता है? तो यही लोग, तो अपघटक जो होते हैं वही तो उनको खा के फिनिश करते हैं, और जो पृथ्वी होती है उसको उसकी सफाई करते हैं। इसीलिए ये लोग क्या कहलाता है? सफाई कर्मी कहलाते हैं, है ना। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, अगर ऐसा ना हो तो सभी लोग बीमार हो जाएंगे। जब वो सड़ जाएंगे, गल जाएंगे और सड़न से बदबू आने लगेगी तो क्या होगा? वो जो चीज़ें हैं उससे बदबू आने लगेगी तो क्या होगा? सभी बीमार हो जाएंगे। लेकिन कहते नहीं कि हर चीज़ अपने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कोई किसी से कम नहीं है। अब ये आपका जो ये सर्किल बनता है तो पेड़ पौधे हो जाते हैं, फिर ये क्या है? ये उत्पादक हो जाते हैं, फिर ये उत्पादक हो जाते हैं, फिर ये प्रथम उपभोक्ता हो जाते हैं, फिर ये द्वितीय उपभोक्ता हो जाते हैं, फिर ये तृतीय उपभोक्ता हो जाते हैं, उसके बाद आपके अपघटक हो जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सभी अपने में महत्वपूर्ण है, कोई किसी से कम नहीं है। यानी कि अगर कोई भी एक चीज़ हट जाती है तो ये पूरी खाद्य श्रृंखला नहीं हो पाएगी। इसलिए सभी अपने में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इस तरह से आप चीज़ों को समझें, ठीक है ना। चुंबक के 2 गुण लिखें। तो चुंबक के 2 गुण कौन कौन से हैं? चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में परस्पर आकर्षण होता है। चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण के द्वारा चुंबक उत्पन्न कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है प्राथमिक उपचार को परिभाषित कीजिए। अब प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? सबसे पहले हम अपने लफ्जों में समझ लेते हैं, उसके बाद किताबी भाषा को भी देख लेते हैं। प्राथमिक उपचार, जैसे किसी को चोट लग गई या कोई पानी में डूब गया या आकस्मिक कोई भी दुर्घटना हो गई, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? भाई जिसकी चोट लगी आप उसको उठाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके अगर ब्लड निकल रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डॉक्टर को बुलाना और उसके पास जाना उसमें कुछ तो टाइम लगता है। लेकिन उससे पहले जो आप प्रक्रिया करते हैं, जो आप कार्य करते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको प्राथमिक उपचार कहते हैं। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर ब्लड ज़्यादा निकल रहा है तो निकल ना जाए, क्योंकि शरीर से अगर ब्लड ज़्यादा निकल जाएगा तो क्या होगा? मनुष्य की मृत्यु हो सकती है ना। तो जो प्राथमिक उपचार होता है, इसीलिए अब जैसे कोई पानी में डूब गया है ना, अब वहां पे अब डॉक्टर अब कहाँ पे पानी में डूबा है अब ये चीज तो नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है हॉस्पिटल बहुत दूर होते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि पहले निकाला जाता है जो डूबता है, उसके बाद उसको पेट के बल लेटाया जाता है, उसके जो है पानी निकाला जाता है, फिर उसके बाद अगर पॉसिबल होता है तो डॉक्टर को वहीं पे बुला लिया जाता है, और अगर ये पॉसिबल होता है तो हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन जो डॉक्टर के पास जाने
या डॉक्टर को वहाँ पे बुलाने के पहले जो उपचार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो प्राथमिक उपचार कहा जाता है। आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं जो किताबी भाषा में है, किसी रोग के होने या चोट लगने पर किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जो सीमित उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। इसका उद्देश्य कम से कम साधनों में इतनी व्यवस्था होता है कि चोटग्रस्त व्यक्ति को सही इलाज कराने की स्थिति में लाने में लगने वाले समय में कम से कम नुकसान हो। देखिए वही चीज़ हो गई कि भाई कम से कम नुकसान हो, यानी अगर ब्लड निकलना है तो ब्लड ना निकले, अगर ब्लड निकलेगा तो फिर जान को खतरा हो जाएगा। तो जो मतलब ये है कि ट्रेंड नहीं होता। अब ये तो है नहीं जो प्राथमिक उपचार कर रहा है वो ट्रेंड है, वहाँ पे कोई भी हो सकता है, लेकिन उसको तरीके आने चाहिए, उसको मालूमात होनी चाहिए कि हमें करना क्या चाहिए। जैसे ब्लड निकल रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, या कोई पानी में डूब गया या पानी से उसको निकाला गया तो तब क्या करना चाहिए। मतलब प्राथमिक उपचार वाले को उसको नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो ट्रेंड है यानी वो डॉक्टर है लेकिन प्राथमिक उपचार वो कर लेता है, ये चीज यहाँ पे हो जाती है। अब देख लेते हैं आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, धातु तथा अधातु। अब धातु और अधातु में अंतर समझ लेते हैं। वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं, अथवा धातु के तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अधातु वो तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते अधातु कहलाते हैं, अथवा धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। उसके बाद है धातुएं प्राय ठोस होती हैं जैसे पारा हो जाता है, और अधातुएं 3 अवस्थाओं में होती हैं, ठोस, हवा, गैस में पाई जाती है। अब ध्यान रखिएगा धातु क्या होती है तो ठोस होती है, और अधातु क्या होती है तो 3 अवस्थाओं में पाई जाती है। धातुओं में धात्विक चमक कम पाई जाती है और इनमें से कोई चमक नहीं होती है। अब जो अधातु है इनमें कोई चमक नहीं होती है। धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की चालक हैं और अधातु क्या है, अधातु विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती है। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। आप देखिए याद करने की ये ट्रिक हो जाती है। इधर का आप याद कर लें, जैसे ये है धातुएं प्राय ठोस होती हैं, अब ये ठोस नहीं होती हैं, है ना, ये गैस में होती हैं। धातुओं में चमक पाई जाती है, इसमें चमक नहीं पाई जाती। अब इसमें पाई जाती है, इसमें नहीं लगाना होता है। और धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की चालक होती हैं, ये कुचालक होती हैं। देखिए आपका तैयार हो गया। तो आप इस तरह से चीज़ों को याद क्या कीजिए, समझा कीजिए, रटने पर ज़्यादा फोकस ना किया कीजिए, लेकिन चीज़ों को समझने की कोशिश किया कीजिए। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई बहुत ही अच्छे से करते रहें, क्योंकि आप लोगों के पास अब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। थैंक यू।